हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रहा है? एक बार कंफर्म कर दें फिर हम सेशन शुरू करें। देखिए, कल और आज में कुछ क्वेरीज जो बच्चों की आई, मुझे लग रहा था कि एग्जाम के लिए सारी चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ। पीछे 2-3 वीडियो में काफ़ी डिस्कशन हम कर चुके थे, तो सिर्फ क्लासेस वगैरह पे फोकस किया जाए, कोर्स कंप्लीट किया जाए और रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पर इतनी अजीब-अजीब तरह की क्वेरीज आती हैं और एक इक्का-दुक्का होती शायद मैं उनको पर्सनली समझा देता। पर 4-5 क्वेरी कल से आज में ही जो आई है जिस बारे में, मुझे लगा कि उस पे एक डिस्कशन होना चाहिए। कम से कम मेरा अपना जो व्यू पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए। तो उसी को लेकर ये सेशन प्लान किया गया है। सेशन आरोहन ऐप पर चल रहा है लाइव में, जिसका कंसर्न वो पूछ सकता है। यूट्यूब पे रहेगा, वहाँ कमेंट में ही पूछ सकते हैं, जिसको जो प्रॉब्लम कहीं पर आए। देखो 2-3 पॉइंट जो आए हैं मेन, एक तो आया है सर फरवरी में एग्जाम हो जाएगा क्या? किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की और वो बिल्कुल आग की तरह फैल गई बात कि सर फरवरी में पेपर होने वाला है, तो इसके बारे में आप कुछ कहिए। और दूसरा एक जो क्वेरी आई है कि सर कहीं पर कोई बुक्स वगैरह मिल रही हैं, कोई स्टडी मटेरियल मिल रहा है बुक्स की फॉर्म में, क्या वो हम ले लें? ये दो क्वेरी मेनली जो आई है। ये देखो कुछ पॉइंट थे, मैं जिन चीजों पे डिस्कशन नहीं करना चाह रहा था, और कुछ बातें जो मैं कहूंगा उसको कोई पर्सनल लेवल पे ना ले, कोई पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूट। पर्सनल किसी के लिए बात नहीं है, मेरा अपना अनुभव जो है, मेरी अपनी समझ जो है, उसके हिसाब से मैं पॉइंट्स आपको कुछ बताता हूँ। मेरी एक ही प्रायोरिटी है कि स्टूडेंट क्या फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो उनके ऊपर है, पर मेरी जो ड्यूटी है इन्फॉर्म करना या समझाना, जो मेरी अपनी समझ है वो बात मैं आप तक रखूंगा। फॉलो आप जहां जिसको भी कर रहा है आप करिए, पर जो मुझे लगता है भाई मुझे ये बात कह देनी चाहिए, उतनी चीजें मैं जरूर आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ जो मुझे समझ आता है। देखो, एक तो बात आ जाए स्टडी मटेरियल की, पहले तो कि सर स्टडी मटेरियल बुक्स वगैरह हम ले लें क्या? कोई कुछ लोग बुक्स वगैरह शायद दे रहे हैं, मुझे जानकारी भी नहीं, स्टूडेंट ने बताया कि बुक वगैरह मिल रही है, कुछ एक्स अमाउंट है। देखो मुझे एक बात बता दो, अभी ये यूपीपीएससी ए की अगर मैं बात कर लूं, दिसंबर में ही तो ये फॉर्म आया, और मैं जो मान के चल रहा हूं, आरोहन ने सबसे पहले बैच शुरू कर दिया था 18-19 तारीख के आसपास, क्योंकि मेरा अपना एक मानना है तैयारी बिल्कुल पहले शुरू होनी चाहिए। टाइम का गेम है, टाइम को आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो टाइम जिसको ज्यादा मिलेगा, सिंसियर कैंडिडेट जो हैं उन्हीं के बीच में फाइट है। तो टाइम जिसको ज्यादा मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो अगर 10 दिन भी ज्यादा पढ़ लिया तो एक बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जो फिर बाद वाले कवर नहीं कर पाते। जो सिंसियर कैंडिडेट है वो 10 दिन में काफी आगे बढ़ जाते हैं। तो उसी फिलोसफी के साथ मैं हमेशा बैच पहले शुरू करता हूँ आरोहन पे। अगर मुझे कोई एग्जाम का कराना है तो पहले शुरू होगा, या तो नहीं कराना है, दो ही चीजें होती हैं यस और नो में। या तो करना है तो पहले शुरू करो, या तो उसको मत करो। ठीक है, यूपीपीएससी ए को लेकर ही मैं कहूँ। अब मुझे एक बात बता दो बेटा आप, और जो बातें कह रहा हूँ अपने आप एनालाइज करना। मैंने हमेशा बोला है कि अपने आप से पूछो, अपने कंसाइंस, अपनी अंतरात्मा से पूछा करो क्या सही क्या गलत। भीड़ को देखकर भीड़ का हिस्सा मत बना करो। भीड़ बहुत बार बेवकूफ भी बन जाती है, कि किसी ने कोई नारा दिया, सब उसके पीछे पागल की तरह भागने लगे, बाद में पता चला बेवकूफ बना दिए गए। तो ये अपनी समझ तो होनी चाहिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आज के एक वीडियो की जरूरत और थी भाई, इसके बारे में बार बार जनरल डिस्कशन इश्यू बना रखे जाए। जो भी पूछना है इसमें पूछ लेना आप। यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो यूपीपीएससी एई दिसंबर में 20 तारीख को, मान लो 18 तारीख को ये फॉर्म आया, और मैं जो आरोहन पे मान के चल रहा हूँ, शुरू से मैं मान के चल रहा हूँ इस एग्जाम को मार्च अप्रैल। पिछले जितने भी वीडियो डे 1 से मैं कह रहा हूँ, मेरी समझ इस एग्जाम को लेकर 3 से 4 महीने में मान के चल रहा हूँ। अब बिल्कुल ही बेवकूफ लोग प्लानिंग में इन्वॉल्व हों, जनवरी लास्ट में ही बोल दें, तो फिर तो बेवकूफी कही जाएगी। और जो चल रहा है ग्रुप्स में, तो उसके कई एस्पेक्ट हो सकते हैं कि सर किसी ने इंफॉर्मेशन स्प्रेड की। ये कोचिंग प्रोपेगेंडा भी होते हैं कि लोगों में पैनिक क्रिएट करो। कोचिंग एक डर का बिजनेस है, डर का व्यापार है। आजकल हेल्थ भी हो गया डर का व्यापार। पहले सामने वाले को डरा दो, प्रेशर में डाल दो कि कोचिंग बिना नहीं हो पाएगा। चीजों को इतना बढ़ा चढ़ा के बता दो कि नॉर्मल तैयारी तो हो ही नहीं सकती है, सेल्फ स्टडी तो हो ही नहीं सकती। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले ज्यादा कोचिंग कल्चर नहीं था, लोग सेलेक्ट नहीं होते थे क्या? लोग अपनी पढ़ाई से सेलेक्ट नहीं होते थे। पर कोचिंग सेक्टर ने ऐसा साइकोलॉजिकली ट्रैप कर लिया है पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, कि कोचिंग के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। डर का व्यापार। भाई मैं भी इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, सामने सीधे 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 आपसे ये बात कह रहा हूँ, डर का बिजनेस है ये। साइकोलॉजी से खेलते हैं।
जैसे बड़ी बड़ी कंपनी साइकोलॉजिस्ट हायर करती हैं कि कस्टमर की साइकोलॉजी को रीड करो और बताओ कैसे प्रचार करें, कोचिंग भी वही करती है। आपकी साइकोलॉजी को रीड करके उससे खेला जाता है। पहले चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश, चाहे सिविल सर्विसेज हो, गेट हो, एसएससी, कोई फील्ड हो, हर चीज को बढ़ा चढ़ा के बताओ और फिर साथ में कुछ टॉपर को हायर कर लो। टॉपर भी बताएं ऐसा कि मैं दिन रात पढ़ता था, 16 घंटे पढ़ता था, इसी इंस्टीट्यूट की बुक पढ़ता था, और कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता था तो भी एपीजे अब्दुल कलाम की मोटिवेशनल बुक पढ़ता था। कई बीच में ट्रेंड चला था ना मोटिवेशनल स्पीकर का, आजकल कुछ गायब हो गए हैं। जैसे एक बार एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, कुछ बोल के चले गए बड़ी बड़ी बातें, बड़ा अच्छा बोले, तालियां बजी, ब्रेक हुआ, बाहर निकले, सिगरेट पी रहे थे। तो पूछा भाई उनसे कि क्या हो गया, अभी तो आप मोटिवेशनल स्पीकर थे, आप खुद सिगरेट पी रहे हैं, बड़े परेशान लग रहे हैं। कह रहे हैं यार सैलरी नहीं आ रही, 2 महीने सैलरी का वेट कर रहा हूँ, खुद ही डिप्रेस थे। तो किसी को फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ना मुझे ना किसी को। जानवर और इंसान में अंतर है, तुम्हारा जो अंतर मैंने तुम्हारी समझ है तुमको ये जानवर से अलग करती है, तो उसका इस्तेमाल कर लो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। ऐसा नहीं कि एक भैंस जिधर जा रही सारी भैंस उधर ही चल रही है, ये नहीं होना चाहिए। अपनी समझ, अगर 5वीं 6वीं के बच्चे होते, मैच्योर नहीं होते, ज्यादातर ग्रेजुएट हो, इंजीनियरिंग कर चुके हो, अपनी समझ अप्लाई करो, मत किसी के पीछे भागो, अपने आप से पूछो क्या सही क्या गलत। मैंने तो कभी ये भी नहीं कहा कि आरोहन तुम पढ़ो मत पढ़ो, मैंने हमेशा बोला है जो तुम्हें वर्थ लगे, तुम्हें लगता है तुम्हारी तैयारी में जरूरी है, उतना करो। और दूसरी बात, कोचिंग ने तुमको कर दिया पैरालाइज, मेरी भी गलती है उसमें, मैं खुद को भी गलती मानता हूं, मैं खुद भी इसमें जिम्मेदार हूं कि कोचिंग ने पैरालाइज कर दिया है। आज की स्थिति ये हो गई है कि ज्यादातर क्राउड यूपीपीएससी एई में नॉर्थ इंडिया का है जो ये फॉर्म भर रहा है। तमिलनाडु वाला तो बहुत कम चांस होंगे कि यूपीपीएससी एई की तैयारी कर रहा होगा। और ये स्थिति हो गई है, हिंदी बेल्ट वाले बच्चे ही हिंदी तक पढ़ने के लिए कोचिंग पे डिपेंडेंट हैं। सबसे छोटा सब्जेक्ट जो आराम से हो सकता है, हिंदी पढ़े भी हैं स्कूल लेवल पे। भाई मैंने 8th क्लास तक हिंदी पढ़ी, 9 10 संस्कृत पढ़ा, पर मुझे खुद को अगर मैं 1 वीक लेके हिंदी बैठ जाऊं, सोर्स पता हो, 1 वीक से ज्यादा का काम नहीं है इसमें, 2-3 घंटे रेगुलर भी पढ़ लूं अगर। और ये हालत हो गई है, नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट यूपीपीएससी यूपी का ही फॉर्म भरना है जिसमें ज्यादा क्राउड यूपी का है, और हिंदी तक के लिए वो कोचिंग पे डिपेंडेंट है। तो कोचिंग ने पैरालाइज कैसे नहीं कर दिया आपको, आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म कर दी है कि एक एक लाइन आप चाहते हो कोचिंग बता दे और यही पेपर में आ जाए। पेपर के बाद बहुत सारे कोचिंग के लोग दिखते नहीं, आपको फेस नहीं कर पाते। और कोचिंग तो एक इतना सेफ बिजनेस है कि देखो, मोबाइल कंपनी मोबाइल बेच रही है, मोबाइल में डिफेक्ट आया तुरंत आप दुकान पे पटक आओगे। कोचिंग इतना सेफ बिजनेस है कि 5% लोग, 2% लोग सेलेक्ट होंगे, 98% लोग खाली चैरिटी करने आ रहे हैं, पैसा देने आ रहे हैं। सिलेक्शन तो 2-3% का होगा, और बाकी जो भीड़ है, और सबसे बड़ी बात, कोई सवाल भी नहीं पूछने जा सकता। अब आरोहण पे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे मालूम है मान लो 20, 50, 100, 200 सेलेक्ट हो जाएंगे, पर जो नहीं होंगे जवाब पूछने भी नहीं आएंगे, सर मैं क्यों नहीं हुआ। तो सबसे इससे सेफ बिजनेस क्या होगा, 100 लोग आ रहे हैं, 2 लोग क्वालिफाई करेंगे, बाकी 98 की जवाबदेही भी आपको नहीं है। टीचर पढ़ा सबको बराबर रहा है, इसीलिए मैंने आज तक कभी किसी टॉपर पे क्लेम नहीं किया कि मेरे पढ़ाने से टॉप किया, आज तक नहीं बोला मैंने, और ना मैं बोलूंगा। बोर्ड या होर्डिंग लगा के मैं कभी इसको क्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि पढ़ाया तो मैंने इतनों को। मेरी एथिकल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेलेक्ट 2-3 हुए तो वो अपनी मेहनत से हुए। कोचिंग का काम केवल होता है मेंटर या गाइड करना। रमाकांत आचरेकर सर ने तेंदुलकर को भी सिखाया, कामली को भी सिखाया, तेंदुलकर आगे बढ़ के कामली नहीं पढ़े, तो सारा क्रेडिट आचरेकर सर को थोड़ी जाएगा, जिसने मेहनत की है उसको भी तो जाएगा। तो मेन जिसने मेहनत की है क्रेडिट उसको मिलना चाहिए, मैं कभी, मेरे को क्रेडिट नहीं जाता। भाई मेरा काम है मेंटोर करने का, गाइड करने का, रास्ता बताया, जिसने फॉलो किया, मेहनत की, उसके बाद भी कुछ लोग पूरी मेहनत सिंसियरिटी के बाद भी नहीं सेलेक्ट हो पाते। हो सकता है कोई दूसरा एग्जाम निकल जाए, हो सकता है ना भी निकले, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हर कोई अपने आप में यूनिक है, अलग है। पर उस चीज को प्रचार प्रसार करना, 2% को आप ग्लैमराइज करो, प्रचार प्रसार करो, और उनको पैसे देके कहो कि हमारे यहां से पढ़े थे, हमारी किताबें पढ़े थे, ये बहुत पुराने टैक्टिक्स हैं। अच्छी तरह मैं इस फील्ड को समझता हूं, इतने साल निकाले हैं, तो ये सब चीजें जरूरत भी नहीं थी, पर मुझे लगता है कि शायद आई ओपनर, आपकी आंख खुले, और सबसे पहली जिम्मेदारी सिलेक्शन लेना न लेने में आपकी है। कोचिंग अपना बिजनेस बिल्डअप करेगा। भाई कोचिंग की फीसें, कोई कोचिंग हो, 10 साल में कोचिंग की फीस कितनी गई है, कितनी गुना हो चुकी, और क्या उस प्रपोर्शन में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी उतनी बढ़ी है क्या। कोचिंग क्या कहती, खर्चे बहुत है हमारे, अरे खर्चे कितने हैं, सैलरी बढ़ा ली तुमने इतने गुना, टीचर की सैलरी उतनी बढ़ी है क्या, फीस के प्रपोर्शन में सैलरी टीचर की तो नहीं बढ़ी। और टीचरों को आप देखते हो, आइडियल मानकर सामने देखते हो, आप सोचो कि टीचर सही चीज बताएगा। टीचर अगर किसी इंस्टीट्यूट का पार्ट है
और टीचर भी क्या, आजकल तो काफी लोग बटरिंग मॉडल में चले गए हैं, मालिक को बटरिंग करो, बने रहना इंस्टीट्यूट में, दूसरे को ले आएगा या बैच काट देगा या पैकेज कम कर देगा। इस फियर के चक्कर में लोग बोल ही नहीं पाते, अपनी नौकरी की चिंता है। आप टीचर को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ईमानदारी से बात बताए और वो अपनी जॉब बचा रहा है, अंदर से वो भी परेशान है, बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, अंदर से खुद ही दुखी है, पैकेज कट गया, आर्ट्स कट गए। तो आप ब्लाइंडली फॉलो किसी को मत करो, किसी को मत करो, मैंने फिर बोला, हर किसी का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है। दूसरी बात, अब मैं आपको ये कह रहा हूं, एक पॉइंट आया, स्टडी मटेरियल सर ले कि नहीं ले, मुझे बताओ, फरवरी में अभी फॉर्म आया है यूपीपीएससी एई में, कई नई टॉपिक है, डेडिकेटेड मटेरियल 1 महीने में बन जाएगा क्या? डेडिकेटेड, क्योंकि आप स्पून फीडिंग चाहते हो, आप चाहते हो सब कुछ मुझे बना बनाए मिल जाए, मेहनत करना छोड़ चुके हैं, सेल्फ स्टडी से कंपटीशन नहीं निकलते क्या? बिल्कुल निकलते हैं। पर दिक्कत क्या है, कोचिंग ने आपको कर दिया पैरालाइज, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है, अपने आप से कोई पढ़ना नहीं चाहता। हालत आज ये है भाई, स्कूल में टीचर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, कुछ जेन्युइन टीचर हैं, पर कई हैं स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, घर पे ट्यूशन पढ़ा के पैसा लेंगे। कैपिटलिज्म का एक कंसेप्ट हो गया, सबको पैसे पीछे भागना है। तो पॉइंट क्या है कि अपनी समझ क्या कहती है, भाई पहले खुद तो पढ़ना शुरू करो, सेल्फ स्टडी तो करो। सेल्फ स्टडी कोचिंग आपको बेटा सिर्फ मेंटोरशिप करती है, केवल गाइड करेगा टीचर। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं 2% ही मेरा योगदान है आपके सिलेक्शन में, 98% आपकी मेहनत है, क्योंकि पढ़ा सबको बराबर रहा हूं, सब तो नहीं सिलेक्ट हो रहे, नहीं तो सब हो जाते। और कोई कह रहा है कि 100 में से 80 सिलेक्शन हमारे हैं, अरे भैया आपके नहीं, उस बच्चे के हैं, वो बच्चा मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो सेल्फ मतलब कोचिंग भी कर रहे हो, पर ये सबसे पहली चीज, ये तो अपने आप से तय कर लो कि ये करना पड़ेगा। कोचिंग हो नहीं, कोचिंग नहीं थी तब भी लोग सिलेक्ट होते थे, आज भी होते हैं, पर उनको कोई ग्लैमराइज नहीं करता, इसलिए पता नहीं चलता, ठीक है। पर दिमाग बिल्कुल आपका एकदम हाईजैक कर लिया गया है कि सोच ही नहीं सकते, बस सिलेक्शन का मतलब है कोचिंग कर लो। कितने सीनियर तुम्हारे होंगे जो कोचिंग किए हैं, उनसे पूछना। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल के नाम पे और पैसा जोड़ के फीस में ले लिया जाए, ये अपने आप में एक बड़ा बिजनेस है। आप कोचिंग जाते हो, सिर्फ क्लास आपको मिल जाए और आप क्लास के नोट्स तैयार कर लो। 1 साल की तैयारी में या 4 महीने की तैयारी में या 6 महीने की तैयारी में इतना ही कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेक्चर्स। अब आरोहन में तो सारी पीडीएफ मैंने फ्री दे रखी है, पर जो मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में, पीडीएफ थोड़ी कवर हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्लास के लेक्चर्स और लेक्चर के साथ मिलने वाली पीडीएफ या नोट्स जो टीचर प्रोवाइड कर रहा है। और ज्यादातर जैसे क्लास नोट्स हैं, अब स्टूडेंट लिखते हैं, वो लिखा हुआ नोट्स मैं आपको दे देता हूं। मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं सारे नोट्स लिखूं, मैं पीडीएफ में बना के दे देता हूं आपको, जो मैं कंटेंट तैयार कर देता हूं। पर लेक्चर देखते देखते नोट्स में कुछ एडिशन करना है, मान लो कम टाइम में एग्जाम है, तो लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर के साथ उस चीज को अपडेट कर लो। या स्पेलिंग मिस्टेक है मान लो कहीं, कई बार बच्चे बोर्ड से देख के गलत उतार देते हैं, मैंने यहाँ लिखा नोट, उसने कॉपी में नोट गायब कर दिया, मीनिंग ही चेंज हो गया। तो लेक्चर के साथ जब नोट्स देखोगे तो वो मैच कर जाएगी बात। कोचिंग में 4 महीने के कोई एग्जाम हो, 6 महीने का एग्जाम हो, 1 साल का एग्जाम हो, सिर्फ इतना ही आप कर सकते हैं। वहां के लेक्चर्स पूरे आप कर लो और नोट्स रेडी हो जाएं, इतना ही काम हो सकता है। किताब कोई पढ़ता नहीं है। और जो आपके सीनियर ने किताबें के ढेर लगा रखे हैं, बिगिनर को बड़ा मजा आता है किताबें लेने में, जिसको कंपटीशन नहीं पता। नए कोचिंग क्या टारगेट, नया बच्चे को टारगेट करते हैं, जिसको पता नहीं। और पेरेंट्स भी कहेंगे हाँ कितना मटेरियल मिल रहा है, कितनी किताबें मिल रही, रूम भरा हुआ है। तो पढ़ना और पढ़ने का दिखावा करना दोनों अलग बातें हैं। तुम्हारे कितने सीनियर पढ़े होंगे कोचिंग, आईआईटी जेई पढ़े हो, नीट पढ़े हो, गेट पढ़े हो, एसएससी जो पढ़े हो, कितनी किताबें आज तक पढ़े हो, मुझे बता देना। और अगर तुम किताब पढ़ने वाले होते तो कोचिंग ना आते। अगर तुम्हारे अंदर ये जज्बा होता किताबें पढ़ने का, जैसे लोग पहले पढ़ा करते थे मेहनत से, आज तुम नहीं पढ़ सकते। और समय बदल चुका है, इतनी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, नई जनरेशन के आप हो, आप मोबाइल उठाओगे ही, लैपटॉप देखोगे ही, आप बुक नहीं पढ़ सकते 6 घंटा बैठकर। बहुत कम, जो 10% क्राउड होता था, आज वो 1% लोग हैं जो बैठकर खुद किताब पढ़ सकते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे फेथ के साथ कि इससे मैं क्रैक कर लूंगा। वो कॉन्फिडेंस ही लोगों में रह गया। जब देखेंगे यूट्यूब पे वीडियो आ गया, थंबनेल लगा होगा, बस यहीं से पेपर आएगा, और पेपर के बाद वो पर्सन नजर नहीं आएगा। मोटिवेशन फालतू की बात है, जो मोटिवेट करो खुद ही डिमोटिवेट है। सबसे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारा टारगेट खुद, कि मुझे ये एग्जाम निकालना है। तुम्हें क्या मोटिवेशन चाहिए, तुमको दूसरी तीसरी के स्टूडेंट थोड़ी हो। 11th 12th के बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है जेई नीट में एडमिशन के लिए, क्योंकि उनकी समझ नहीं होती। वहां पर साइकोलॉजिकल खेल खेले जाते हैं। तुम तो मैच्योर क्राउड हो, अपने आप से सवाल पूछना शुरू करो, क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं है।
एक ही प्लानिंग सबके लिए काम नहीं करती। जो किताबें कोचिंग वगैरह से मिलती हैं, एक ही चीज आपके मतलब की होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन भी चेक करना जरूरी है, कहीं कहीं मिस्टेक हो सकती है। तो कोई भी कोचिंग पढ़े हो, कहीं भी XYZ किसी कोचिंग में, या मान लो मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो मैं तो किताब मुझे बताओ, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे मालूम है अगर मैं उसको किताब की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, मैं बड़े बड़े आराम से साल में 40-50 हजार कॉपी बेच सकता हूं, केवल मैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट के नोट अगर किताब की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, और वो बुक की फॉर्म में ही पूरा मटेरियल बना हुआ है। लगभग हर पब्लिशर आके मीटिंग कर गया होगा, सर लिख दीजिए, मैंने आज तक नहीं इस पे काम किया, जरूरत नहीं लगी मुझे, क्लास पढ़ा दी, नोट्स दे दिए, काम खत्म हो गया। और वही नोट्स जीरोक्स पे लाइन लगा के लोग खरीदते थे। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि बुक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, बिजनेस बन गया, पर मुझे नहीं नीड है, मेरी जरूरतें खर्चे कम है, मुझे नीड नहीं है। होती तो मैं जरूर कर देता उसको, मेरे लिए कुछ काम भी नहीं था, छोटा काम था। जब इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, नोट्स बने हुए, कन्वर्ट कर देता मैं। पर मुझे मालूम है बुक नहीं पढ़ोगे, पढ़ना है लेक्चर और नोट्स, बस इतनी जरूरत है एग्जाम में। कोचिंग का मतलब आपको किताब पढ़ाना थोड़ी है, किताब पढ़ोगे तो खुद नहीं पढ़ लेते। कोचिंग आए हो कि शॉर्टकट में आपको कम टाइम में गाइडेंस मिल जाए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स पता लग जाए, और कंपटीशन आपको समझ आ जाए। ठीक है, इतना ही जरूरत होती है कोचिंग की, बाकी करना सब आपको है। कोचिंग मुंह में लड्डू नहीं डाल देता। तो किताबें, अब कोचिंग की आप किताबें अगर देखो, पूरा ढेर लग गया होगा, बाद में 1 साल 2 साल बाद कबाड़ी वाला ले जाता है 200-400-500 रुपए में, या कोई जूनियर होगा उसको बेवकूफ बना के 50% में बेच दोगे। यही किया है बहुत लोगों ने पहले भी। तो किताबों में गिनती की किताबें पढ़ी होंगी, अगर 50 किताबें होंगी, 3 किताब भी किसी ने पूरी पढ़ी हो तो मुझे बता देना, 1-2 होंगे मुश्किल से। अगर 1000 लोगों ने किताबें ली होंगी, 1000 में से 5 मुश्किल से होंगे जिन्होंने 7-8 किताबें पढ़ी हों। सिविल सर्विसेज में केस थोड़ा सा अलग होता है, बाकी किसी भी एग्जाम में किसी ने भी 5-7 किताबें पढ़ी हो तो मुझे बता देना। 1000 में से 5 होंगे मुश्किल से ज्यादा किताबें पढ़ने वाले, बाकी 995 एक 2 किताबें पूरी पढ़ने बड़ी बात है। तो आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली जो किताबें हैं वो काम की होती हैं। ऐसे नहीं सारी किताबें खराब है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना चाहिए, किसी भी एग्जाम की है वो, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी उस पेपर से मैच करेगी, उस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो सबसे पहले लगाना है। ठीक है, और पेपर भी प्रीवियस ईयर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने चाहिए, 24, 23, 22, 21, 20, करंट ट्रेंड पहले पता चले। तो गेट दे रहे हो या आप सिविल सर्विसेज दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते किसी भी स्थिति में। ठीक है, वहां से आपको पता लगता है क्या आएगा। टेस्ट सीरीज में तो लोग अंदाजा लगाते हैं ऐसा क्वेश्चन बनेगा, प्रीवियस ईयर तो एक्चुअल क्वेश्चन है ना जो आए थे। सेम क्वेश्चन रिपीट हो या ना हो, पर फ्रीक्वेंसी जरूर मैच कर जाती है कि ऐसा नेचर रहता है क्वेश्चन का। मल्टीपल स्टेटमेंट आता है कि सिंगल लाइनर आता है कि असर्शन रीजन ज्यादा आता है, तो PYQ जरूर लगाने हैं। और इतने डिस्ट्रैक्शन हो गए हैं, बच्चों की समझ भी कम हो गई है, इतनी जगह वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसी ऐसी क्वेरी पूछते हैं जो मैं शॉक्ड रह जाता हूँ कि 5वीं का बच्चा ऐसा पूछ रहा है, ग्रेजुएट, क्योंकि वो कंफ्यूजन की स्थिति में है, इतने वीडियो देख देख के परेशान हो चुका है, थंबनेल देख देख के पागल हो गया, यही से पेपर बनेगा, यही पढ़ लो बस, एक क्लास में पॉलिटी खत्म, मजाक चल रहा है, जंबो सर्कस है क्या कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा बिगिनर बच्चे का, एक क्लास में पॉलिटी पढ़ा सकता है कोई। फिर मेरे से डिमांड करते हैं सर मैराथन सेशन ले लीजिए। क्या होता है मैराथन सेशन भाई? सब्जेक्ट पहले पूरा पढ़े रहोगे, रिवीजन ही कर सकते हो। मैराथन क्या होता है? भाग के दिखाया जाए, 5 घंटे मैराथन में लाइफ साइंस खत्म, तो फिर नंबर भी उतने ही आएंगे, एग्जाम नहीं निकलेगा उससे। यूट्यूब पे व्यू तो बढ़ जाएंगे, लाइक सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, एग्जाम नहीं निकलेगा। तो जंबो सर्कस और प्रोपेगेंडा से बचो। और ये स्टडी मटेरियल दिया क्यों जाता है? क्योंकि ये करोड़ों का बिजनेस है, इसलिए दिया जाता है कि अगर 5000 कॉस्ट में तैयार हुआ है, 10,000 जोड़ के बच्चे के ऊपर ऐड कर दो फीस में। ठीक, और फीस साल दर साल बढ़ती जाएगी, टीचर का उतना पैसा नहीं बढ़ता जितना फीस बढ़ी होगी और जितनी भीड़ बढ़ी होगी। और क्योंकि टीचर नहीं बोल पाएगा, उसकी जॉब की बात है। और आप देखते हो टीचर को ईमानदारी से कुछ बताए, सही गाइड करे, कैसे करेगा? वो जिस कोचिंग में होगा उसी को प्रमोट करेगा, गलत चीज होगी तो भी सही कहेगा, तो कहते ही है। तो यहां मेरा मुद्दा कोचिंग डिस्कशन नहीं है, यहां मेरा मुद्दा यह है जो आप क्वेरी बार बार पूछे, स्टडी मटेरियल पढ़े कि नहीं पढ़े। तुम किताब 50 ले लो, पढ़ लोगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे ना। और सिविल सर्विसेज में भी सेलेक्टेड किताबें पढ़नी होती हैं, जो सिविल सर्विसेज वीडियो यूट्यूब पे पढ़ा भी है मेरा, लिमिटेड किताबें पढ़ के एग्जाम निकलता है। और ये ज्ञान लोगों को 2-3 साल बाद आता है तैयारी करते करते। पहले साल में सबने ये गलतियां की हैं, 2-3 साल बाद समझ आता है ये करना है। किताब का ढेर लगा लेंगे, पढ़ेंगे एक नहीं। कोचिंग जब आप फेथ कर रहे हैं, कोई भी कोचिंग पढ़ रहे हो, मैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कह रहा हूं, कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हो, आपको फोकस करना है क्लास लेक्चर्स पर,
जो क्लास नोट्स टीचर दे रहा है वो नोट्स पर, क्योंकि किताब में वो टीचर तैयार नहीं कर रहा है, वो टीचर तो अपना फिल्टर करके कंटेंट पढ़ा रहा है जो क्लास के मतलब का है। किताबें वो थोड़ी बना रहा है टीचर, किताब तो नेट से उठाया, कॉपी पेस्ट करके छाप दी 20 दिन में, और 20 दिन में किताब कैसे बनेगी? 20 दिन में किताब कोई नासा साइंटिस्ट लाके थोड़ा बनाई जा रही है, कंटेंट वाली टीम बनाएगी। पॉइंट आपका क्लास के लेक्चर्स, क्लास के जो नोट्स आप तैयार करते हो उतनी चीजें आप कर सकते हो, वो टीचर करा रहा है। कहीं भी पढ़ रहा है, मैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कह रहा हूं। जो बच्चा कहीं पढ़ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आरोहण पे आकर पढ़ लो, यहाँ बेस्ट पढ़ाया जा रहा है, नहीं, जहां पढ़ रहे हैं वहीं अच्छा पढ़ाया जा रहा है सब जगह, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। पर उस टीचर पर फेथ करें, और वो नोट्स जो आप तैयार कर रहे हैं वही मेन चीज है। 4 महीने 6 महीने की तैयारी में इतना ही कर सकते हो। डिस्ट्रैक्शन से बचो। लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्स आपको रखने हैं जिनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, ज्यादा सोर्स नहीं रखने। लिमिटेड सोर्स को कई बार रिवाइज कर लोगे ज्यादा बेहतर है, बजाय कि 50 किताब इकट्ठा करने से। 50 सोर्स से पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। लिमिटेड सोर्स, मल्टीपल टाइम रिवीजन, ये तरीका है। और जो पढ़ो, जैसे मान लो 2 घंटे पढ़े, 2 घंटे की सिटिंग के बाद 10 मिनट सिर्फ आंख बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करो, विजुलाइज करने की कोशिश करो। जैसे मैंने पढ़ाया, मान लो एक टॉपिक एनवायरमेंट में, फॉर एग्जांपल आपने मान लो ग्लोबल वार्मिंग कंसेप्ट समझा, तो सिर्फ टॉपिक को पढ़ने के बाद 2 घंटे पढ़ लिए, 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ और रिकॉल करने की कोशिश करो सर ने क्या क्या बोला था। तो मोटा मोटी एक कहानी आंख के सामने घूम जाती है। ये होता है विजुअलाइजेशन। मेमोराइज करने का इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं होता। सबसे अच्छा तरीका विजुलाइज करने का मेमोराइज करना से विजुलाइज करना। छोटे बच्चों को इमेज दिखाई जाती है या उनको विजुलाइज कराया जाता है, वीडियो दिखाया जाता है, क्योंकि ब्रेन सबसे ज्यादा पिक करता है विजुलाइजेशन को। सेकंड नंबर पर आता है राइटिंग, कि जो चीज याद रखनी है उसको लिख लो, राइटिंग। थर्ड नंबर पर आता है रीडिंग। मेमोरी का कंसेप्ट ये है। क्लियर है? तो पहली बात तो ये स्टडी मटेरियल वाली तुम्हारे मतलब का नहीं है, नई जरूरत है। सिविल सर्विसेज वालों को भी लिमिटेड किताबें पढ़नी होती हैं, उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक्स, 6ठी से 12वीं, सारी नहीं, सेलेक्टेड। एक वीडियो मेरा पड़ा यूट्यूब पे, यूपीएससी सिविल सर्विसेज स्ट्रेटजी, उसमें डिस्क्रिप्शन में किताबों का नाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, ये तो किताब की बात खत्म हो गई। किताब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो किताबें मिले, क्वेश्चन प्रैक्टिस की कोई किताब हो वो मतलब की होती है। क्वेश्चन जितने मर्जी लगाओ, पर थ्योरी बुक्स की जरूरत आपको, सारी किताबें इन सब एग्जाम सिविल सर्विस छोड़कर यहां जरूरत नहीं पड़ती। या उन एग्जाम में किताब पढ़नी पड़ती है, जैसे सिविल स्टेट पीसीएस में डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हो, या इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस देना है, तो वहां डिस्क्रिप्टिव जहां पर लिखना होता है वहां बुक की हेल्प हो सकती है। बुक आपको वहां हेल्प कर देगा, ऑब्जेक्टिव पेपर में नहीं। तो सिविल सर्विसेज हो गया, या ईएस का मेंस, या स्टेट पीसीएस जहां डिस्क्रिप्टिव लिखने को आता है। इस तरह के एग्जाम में किताब की जरूरत पड़ती है डिस्क्रिप्टिव लिखने का स्टाइल डेवलप करने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में नहीं। नहीं तो कोचिंग तो हर चीज की किताब, मार्केट में पब्लिशर हर चीज की किताब निकाल देगा, आरआरबी, यूपीपी, और वही कवर पेज चेंज कर करके वही मैटर, खाली कवर पेज चेंज होगा, वही मटेरियल फिर आपको मिल जाएगा। अब इस एग्जाम में यूपी लोकल की बात कोई नहीं कर रहा कि यूपी जीएस भी तो है भाई, स्टेट जीएस भी तो है यूपी वाला, जो मैंने शुरू के वीडियो में बोला था। यूपी स्टेट लोकल इसमें ज्यादा नहीं आएगा। जीएस के प्री में 25 क्वेश्चन है, यूपी लोकल के 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, प्री में भी मेंस में भी। यूपी और बिहार दो ऐसे स्टेट हैं जहां स्टेट लोकल बहुत ज्यादा नहीं रहता, राजस्थान वगैरह में ज्यादा आता है, 40% राजस्थान में स्टेट जीएस लगभग आ जाता है। तो 25 क्वेश्चन प्री में है, 2-3 यूपी लोकल होंगे, मेंस में भी 2-3 यूपी लोकल। तो वो मेरी जिम्मेदारी है कराना। यूपी लोकल के 2 वीडियो ऑलरेडी डाल भी दिए हैं, 2 वीडियो 2 पीडीएफ ऑलरेडी डाल भी दी हैं। आगे 1-2 लेक्चर और ऐड करूंगा, उसमें से बन जाए तो बन जाए, बहुत टाइम इसमें मत लगाना यूपी लोकल जीएस में। अब आ जाते हैं डेट के ऊपर। फरवरी में एग्जाम होगा। कई सारे ग्रुप तो टेलीग्राम वगैरह पे कोचिंग वाले ही चलवा रहे हैं कि पैनिक होकर जल्दी एडमिशन ले लो। हो सकता है जेन्युइन हो, नहीं हो, पेपर कभी भी वो करा लें, पर अगर प्रशासन फरवरी में पेपर करा रहा है तो बेवकूफी है। पहले तो सिलेबस ही उल्टा पुल्टा बनाया, फिर पेपर फरवरी में करा रहे तो बेवकूफी है। फिर इसका मतलब ये होगा कि वैकेंसी दिखावे के लिए निकालनी है, लोगों को सिलेक्शन नहीं देना है आपको। फिर आप जानबूझ के इतना प्रेशर क्रिएट कर रहे हो कि लोग 40% स्कोर भी ना कर पाए, सीटें खाली रह जाएं और आपका नाम भी हो जाए कि वैकेंसी आई थी। फिर इसका सीधा सीधा मीनिंग यही निकलता है, क्लियर कट कह रहा हूं मैं। अब जो बातें मैं बोल रहा हूं हो सकता है यूट्यूब से वीडियो डिलीट करना पड़ जाए, पर कम से कम जो बातें मुझे कहनी हो मैं कहूंगा जरूर।
ठीक है, क्योंकि कई लोगों को खटकेगी ये चीज, अगर पेपर फरवरी में, इसका मतलब क्या, जो मैंने शुरू में बोला, ऐसा सिलेबस दिया है कि 40% भी ना निकाल पाओ और पेपर भी 1 डेढ़ महीने में करा लो, तो फिर तो मतलब ये है कि भाई कट ऑफ भी ना निकाल पाए, पिछली बार की तरह कहते हैं अखबार में आ जाए सीटें खाली रह गई, काबिल लोग हमको नहीं मिल पाए, फिर उसमें स्टूडेंट की गलती थोड़ी है, फिर तो वो बस ट्रैप है और फॉर्म के पैसे और ले लो। पर दूसरा एस्पेक्ट है, क्योंकि कई साल बाद एग्जाम आया है तो डिपार्टमेंट में सीटें खाली हैं। दूसरा एक एस्पेक्ट है, जैसे रेलवे है, रेलवे में काफी टाइम से बोल रहा था, रेलवे मैंने 3-4 साल में नहीं बोला कि वैकेंसी आएगी, इस साल मैंने कहा था आने के चांस हैं, क्योंकि मैन पावर है ही नहीं, हालत खराब है, एक एक पर्सन 5-5 लोगों का काम संभाल रहा है। इसलिए मैंने कहा था देखो पिछले साल इलेक्शन में रिजल्ट सही नहीं रहा, और पिछले साल से मैंने कहा था वैकेंसी देखने को मिलेंगी, चुनाव का समय था, फिर सीटें नहीं आई, अब फिर बैक टू बैक चुनाव होंगे कहीं कहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है, साफ साफ दिख रहा है वो, तो वैकेंसीज अभी आपको देखने को मिलेंगी, और कई डिपार्टमेंट में सीटें खाली पड़ी हैं, तो भाई 3-4 साल बाद हो रहा है एग्जाम, तो बैकलॉग तो इकट्ठा हो गया, लोग रिटायर हो रहे हैं, हर साल भर्ती तो होती नहीं, रेलवे में मैन पावर की शॉर्टेज है, तो ये कारण है कि वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, जो मैंने ये पूरे साल एक डेढ़ साल पिछला, एक साल मैंने पूरा कहा है पिछला कि वैकेंसीज आपको मिलेंगी। ठीक है, अब इसमें मेरी जो समझ है, मेरी समझ ये है कि फरवरी लास्ट तक शायद कुंभ ही चलेगा, कुंभ की लास्ट डेट कब है, 26 फरवरी है शायद, तो कोचिंग वाले मैंने बताया कई सारे टेलीग्राम ग्रुप चलाते हैं, कई सारी आईटी सेल बना के बैठे हुए हैं, दूसरे कोचिंग पे कमेंट कराना, और ज्यादातर लोग कोचिंग करते हैं एक दूसरे पर, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई हो, एक तरीका निकाल रखा है, दूसरे को डिफेम करो, 5 लोगों की टीम बनाओ, दिन भर दूसरे को गाली बके। नहीं तो कोई टीचर अगर ईमानदारी से फ्री पढ़ा रहा है तो आप उसको अब्यूज क्यों करोगे? अगर कोई टीचर आपको फ्री पढ़ा रहा है, अच्छे से अच्छा पढ़ा के दे रहा है, बिना फीस के भी कर रहा है, नोट्स भी दे रहा है, तो आप उसको गलत बात बोल ही नहीं सकते, कोई स्टूडेंट नहीं कह सकता, दिखता है ना कि भाई डेलिबरेटली करवाया जा रहा होगा। तो ऑनलाइन ऑफलाइन ये एक नया वो चला है, टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, पर कई लोगों के लिए प्योर बिजनेस है, जब उन्होंने स्टार्ट किया तो शायद नोबल प्रोफेशन माना होगा, पर आज उनके लिए ओनली बिजनेस रह गया। तो ये होना, टीचिंग लाइन में कम से कम नहीं होना चाहिए, इसको, इससे रिफ्रेन करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए ऐसा। फिर टीचरों को तोड़ना एक दूसरे में, ये सब बहुत देखते हैं, आए दिन चलती हैं चीजें, हालांकि मैं इन चीजों पे बात कभी करता नहीं हूँ, जिसको जहां जाना है जाएगा आएगा, पर एक दूसरे को डाउन करने के लिए उसका टीचर मिड सेशन में तोड़ ला और वहां से वहां चला जाए, मनी गेम करना, पॉलिटिक्स में नहीं होता, टीचिंग में भी हो रहा है ये सब, एजुकेशन में भी ये सब हो रहा है, तो उन सब ट्रैप गेम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई लोग जैसे कमिट कर दे रहे हैं ऑनलाइन में कि हम आपका ये बैच चलाएंगे, इतने टाइम में खत्म करेंगे, अरे भैया ऑनलाइन में वहां के टीचर को ही नहीं पता, जो बैच अनाउंस कर रहा है कि अगले महीने वो टीचर निकाल दिया जाएगा, किस बेसिस पे वो कह रहा है? और पिछले 1.5-2 साल में बैक टू बैक ऐसा हुआ है कि टीचर ने अनाउंस कर दिया और वही टीचर 2 महीने बाद बाहर है, तो किस बेसिस पे आप ये कह रहे हो? स्टेबिलिटी नहीं है बहुत जगह, तो बच्चों का तो नुकसान हो गया, उनका तो करियर स्टेक पर लगा दिया आपने। तो जो चीज नहीं हो सकती या आप सर्टेन नहीं हो, जिस पर कंफर्म नहीं हो, बोलो ही मत यार। एडमिशन तो बच्चा ले लेगा, 4-5 हजार 10 हजार दे देगा, पर आप गायब हो गए, टीचर के बच्चे का नुकसान हुआ, फिर बाद में बच्चा गालियां बक रहा है, फिर वो सबको एक तरह समझ रहा है कि सब लोग बेवकूफ बना रहे होंगे। तो पहली जिम्मेदारी आपकी है भाई, पढ़ो पढ़ो, बार बार कह रहा हूं। तो फरवरी लास्ट तक तो कुंभ चलेगा, फरवरी मुझे नहीं लगता, हो सकता है हो जाए, मैं गलत साबित हो जाऊं, पर मेरी समझ ही कहती है कि भाई फरवरी नहीं होगा, अगर फरवरी हुआ तो फिर इसका मतलब यही है कि 40% भी ना निकल पाए, वैकेंसी खाली रह जाए, हायरिंग ना करनी हो। नहीं तो सही समझ भाई, कम से कम अभी फॉर्म ही भरा जाएगा जनवरी, तो आपका फरवरी में कुंभ चलेगा, आरओ का पेपर अभी तक नहीं हो पाया यूपी का, तो मेरी समझ ये कहती है कि मार्च लास्ट या अप्रैल मिड, स्टार्टिंग से मैं इसी डेट को मेंटेन जो कर रहा हूं, इसी टाइम को मैं मार्च अप्रैल ही मान के चल रहा हूं, मार्च लास्ट या अप्रैल मिड तक जा सकता है। और स्टेट एग्जाम नहीं कह सकते, क्या पता और 4 महीना आगे चला जाए। तो जो ईएस वाले बच्चे हैं, गेट वाले हैं, फॉर्म भर के छोड़ देना, फॉर्म बहुत महंगा तो नहीं है, फॉर्म भर देना, हो सकता है आगे मौका मिल जाए। आरओ कब से नहीं हुआ, फॉर्म भरे रहोगे तो मौका रहेगा, भाई डेट डिले हो गई तो दे सकते हैं पेपर। ठीक है, तो मेरी समझ इसको लेकर यही कहती है। और जब से ये फरवरी फरवरी हुआ है ना, कोचिंग के एडमिशन का ग्राफ देखना कैसे ऊपर जाएगा, क्योंकि वो मनी गेम तो है ही। कई सारे टेलीग्राम ग्रुप चल रहे हैं, टेलीग्राम अब आरोहण का ग्रुप है, कोई डाल देगा कि सबसे बेस्ट वहां पढ़ाया जा रहा है, और जबकि वहां टॉपिक भी शुरू क्या होगा, जो पीडीएफ भी आप वाली चल रही होगी। तो मुद्दा यह है कि अपना माइंड खुला रखो, अपना दिमाग खुला रखो, करना क्या है। कोई कह रहा है, अब देखो स्टेटमेंट कैसे कैसे आते हैं, और कोट पैंट टाई कोई लगा ले तो आपको लगता है कि बहुत बढ़िया बता रहा होगा, क्योंकि गालिब की कहानी पता है ना, गालिब को एक बार बादशाह ने बुलवाया,
तो गालिब फटे पुराने कपड़े पहने जा रहे थे, गार्ड ने रोक लिया, जबकि बादशाह का इनविटेशन था। तो गालिब को एंट्री नहीं थी। गालिब के दोस्तों ने कहा कि यार तुमको कहा था अच्छे कपड़े पहन के जाओ, हम पैसे दे देते हैं, बढ़िया आलीशान पोशाक वोशाक पहनो, तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। तो गालिब ने कहा यार ये तो बड़ी दिक्कत हुई। फिर दोबारा वापस घर आए, किराए के कपड़े वपड़े खरीदे, बढ़िया जूते वूते लाए, टोपी लाए। अब की बार गार्ड ने सलाम ठोका और अंदर तक छोड़ के आया बादशाह के दरबार तक। तो खाना खाने जब बैठे सब लोग, तो गालिब भी खा रहे थे। गालिब खा रहे थे ऐसे, पकौड़ी उठाई और कुर्ता तू खा ले, या कोई और मिठाई उठाई, टोपी को खिला रहे। तो बादशाह बड़ी देर तक देखते रहे, उनको लगा भाई कोई रीति रिवाज होगा गालिब का। तो फिर जब बादशाह से नहीं रहा गया, तो बादशाह ने पूछा कि आप ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं, आप तो बड़े भाई विद्वान हैं, शेर व शायरी बड़ी गहरी बातें कह देते हैं आप तो एक दो लाइन में। तो गालिब ने कहा कि गालिब तो पहले आया था, जिसको तुम्हारे गार्ड ने वापस भेज दिया था, अब की बार तो यही कपड़े और जूते आए हैं, तो इसीलिए मैं इनको खिला रहा हूं, क्योंकि इनविटेशन इनका है। गालिब तो पहले आया था, लौट गया। पॉइंट समझ आया? तो कपड़ा, जूता, वेशभूषा, हेयर कटिंग, इससे डिसाइड थोड़ी होगा कि वो तो जो पर्सन जो बात कह रहा है, कपड़े पहनना अच्छी बुरी बात नहीं है, मैं कपड़े को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जिसको जो अच्छा लगे वो पहनेगा, पर आप किस चीज को एडमायर कर रहे हो तो आपकी समझ होनी चाहिए। अब मैं बिल्कुल खराब बात कहूं और कोट पैंट टाई पहन के बैठ जाओ तो मान लोगे क्या? ऐसे ही कई बार मॉक इंटरव्यू होते हैं। जैसे एमपी में एक मॉक इंटरव्यू चल रहा था एक बच्चे का। मॉक इंटरव्यू में बच्चा गया, सामने कोट पैंट टाई पहने 4 लोग एमपी में बैठे हुए थे, एमपी लोकल का एग्जाम था। उल्टी पुल्टी इंटरव्यू की बातें बता दी, वो बच्चा बाहर निकला, फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर उसने मुझे कॉल किया, 40 मिनट बैठ के मैंने समझाया कि इंटरव्यू इस लाइन पर होता है, ये चीजें रहेंगी। उसे कॉन्फिडेंस आया, मैंने बोला इस रेंज में नंबर भी आने चाहिए, तुम अच्छे कैंडिडेट हो, सेलेक्ट हुआ, यही है अभी वो एमपी स्टेट में। तो पॉइंट क्या है कि जो बैठा है हर कोट पैंट वाला व्यक्ति ज्ञानी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप उसके पहनावे को नहीं, आप उसके ज्ञान, जो जिस चीज के लिए कनेक्ट कर रहे हैं वो चीज आपको मिल रही कि नहीं, उसको एडमायर करोगे ना। पर आप अपने आप को, सबसे पहले तो अपने आप को रिस्पेक्ट करना सीखो। अपने आप को हमेशा डाउन कर दे तो अरे सामने बैठा हर व्यक्ति नॉलेजेबल होगा, चाहे वो कुछ भी बोलने लग जाए। कोई सेलेक्ट हुआ हो 5 बार 10 बार, उससे तुम्हारा क्या लेना देना। कई 5 बार 10 बार सेलेक्ट हुए लोग ऐसे भी हैं जो धर्म के ऊपर इतनी घटिया बात बोल देते हैं, आपको लगेगा अरे ये इस जॉब में रहा है, ये डिजर्व भी करता था ऐसी जॉब में। धर्म और जात के ऊपर लोग इस तरह की बातें कर देते हैं, पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे लोग, कि आपको लगेगा क्या बोल रहे हैं ये, किस तरह के कमेंट कर रहे हैं। और कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको बोल भी नहीं सकता वीडियो में। तो आपका पैसा या आपका कपड़ा या आपकी समझ उस लेवल पर है, ये कोई गारंटी नहीं होता, ठीक। तो सबसे पहले अपनी समझ। तो मेरा मानना ये है भाई, फरवरी तो मुझे नहीं लगता, अगर है फरवरी अगर हुआ तो गड़बड़ मामला। सिलेबस कोई काफी है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, किसी ने कहा कि एग्जाम फरवरी में भी हो जाए, अगर एक बच्चे ने मुझे एक क्लिप भेजी। अब बच्चे कनेक्टेड हैं कि सर को भेजें, सर इस पे गाइड करें हमें, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अब सर का यही काम रह गया है, मैं सबके यूट्यूब के वीडियो देख देख के आपको गाइड करता रहूं दिन भर, तो मैं कंटेंट कब रेडी करूं, क्लास कब कराऊंगा। पर फिर ये लगता है कि बहुत बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो रहे हैं, चलो मैं अपनी बात कह देता हूं, क्या पता किसी को समझ आए, और हो सकता है सही गलत जो भी हो। मैं तो ये कह रहा हूं सारी बातें आपके सामने रहें, आप खुद अपने आप एनालाइज करिए और अपने आप से पूछिए क्या सही क्या गलत। मार्च अप्रैल, अब फरवरी को लेकर किसी ने क्या कहा, अगर एग्जाम फरवरी में भी हो जाए तो हमारा तो सिलेबस खत्म है, हम साबुन से हाथ धो के किनारे धूप में खड़े हो जाएंगे, हमारा काम खत्म। किसी ने ये कहा कि फरवरी में भी एग्जाम हो जाए, हमारा सिलेबस तो रेडी हो जाएगा, हम जनवरी में ही करा देंगे। उससे क्या हो जाएगा, बच्चा कर लेगा क्या? तुम्हें गोल्ड मेडल दे दिया जाए इसके लिए, तुम कोचिंग चला रहे हो, तुमने एडमिशन लिया, तुम तुरंत ही सिलेबस खत्म करा दोगे 20 टीचर लगा के, बच्चा कर लेगा इससे? तुम्हें पेपर देने जाना है सिलेबस खत्म करा के? तुम भाई 20 लोग लगा के खत्म करा लोगे, पेपर तुमको देने जाना है क्या? या तुम बस अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए? यहां पर आरोहण पर ऑलरेडी 22 में से कम 16 सब्जेक्ट रेडी हैं। मैं इस बात को नहीं बोल सकता हूं कि आरोहण जनवरी में खत्म कर देगा और तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, नहीं। फरवरी में अगर एग्जाम है, बच्चा तैयार नहीं कर पाएगा उसको। अगर 50% कोई पहले से पढ़ा हुआ है तब तो कर लेगा, जबकि आरोहण पे बैच सबसे पहले शुरू हुआ, सब्जेक्ट सबसे पहले रेडी थे। और डे 1 से मैंने बोला कुछ रिकॉर्डिंग कुछ लाइव करोगे तब टाइम पे कर पाओगे, पूरा लाइव करने बैठोगे तो कोचिंग तो करवा लेगा, आप नहीं कर पाओगे। डे 1 पे ही बोली थी ये बात, कुछ रिकॉर्डिंग कुछ लाइव, क्योंकि एग्जाम की डेट क्लियर नहीं है। और ये बात मैंने आपको 18-19 तारीख को कह दिया था कि कुछ रिकॉर्डिंग कुछ लाइव रहेगा। अगर मुझे पता होता कि 1 साल बाद एग्जाम है तो पूरा लाइव दोबारा नहीं कर देते।
कुछ रिकॉर्डिंग कुछ लाइव, क्योंकि मेरी समझ थी फॉर्म आने में, एग्जाम होने में 3-4 महीने का समय रहेगा, डिले हो जाए तो अलग बात है। तो इसलिए कुछ रिकॉर्डिंग कुछ लाइव, और रिकॉर्डिंग भी मेरा ही पढ़ाया हुआ, जल्दी का पढ़ाया हुआ, रिकॉर्डिंग भी 5 साल पुरानी नहीं। तो वो बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? तो कह रहे हैं हम तो फरवरी में जब खत्म कर, जनवरी में खत्म कर देंगे। अरे भाई गोल्ड मेडल ले लेना, फिर बच्चों का तो नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फरवरी की डेट दिक्कत वाली है, क्योंकि सिलेबस इतना है। अगर फरवरी लास्ट में पेपर हुआ तो वही है कि 22 में से 10-11 टॉपिक हो पाएंगे, बाकी कॉमन जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 2-2.5 महीने में इतना ही हो सकता है। हिंदी पहले कर लेना, मैंने शुरू में बोला, तो प्री में इतना ही हो पाएगा। मार्च में होगा तो 11 की बजाय 15 तक टॉपिक कर लोगे। 22 में से 15-16 टॉपिक भी कोई कर ले रहा, बहुत सेफ है। हालांकि मैं पूरे करवाऊंगा, मैं 22 का 22 करवाऊंगा, नोट्स वगैरह भी 1-2 को छोड़ के सबके मिल जाएंगे, काफी सारे तो हमने अवेलेबल करा दिए हैं, ठीक है। पर आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, डिस्ट्रैक्शन में मत पड़िए, अभी इस तरह की बातें और आएंगी। कोचिंग, अब जैसे आरोहण का कंपटीशन किसी से नहीं है, कई लोग आरोहण को कंप्यूटर मान रहे हैं। मैं भैया किसी रेस में कहीं नहीं हूं, मुझे कोई 10-20 साल कोई बिजनेस नहीं चलाना है, ना मैं कोई 50 साल सोच के बैठा हूं कि मुझे 50 साल तक कोई पढ़ाना है। मैं ऑलरेडी रिटायरमेंट मोड की तरफ चल रहा हूं, मुझे बहुत लंबा कुछ नहीं करना है, पर जब तक भी मुझे पढ़ाना है, 1-2 साल जितना मुझे काम करना है, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही बात कहूंगा। पर आप कोई भी आरोहण को कंप्यूटर ना माने, आरोहण कंपटीशन में नहीं है किसी के साथ, ठीक है। और आरोहण एक सेल्फ फंडेड कंपनी है, आरोहण कोई फंडिंग वंडिंग लेके नहीं बैठा हुआ है किसी से। कई बार बच्चे कहते हैं पूरा फ्री कर दीजिए, पूरा 0 प्राइस कर दीजिए, तो जो टीम काम कर रही है उसको तो पे करने के लिए बहुत नॉमिनल फी रखनी पड़ेगी। और अगर आरोहण नहीं होता या आरोहण इस फीस पर काम नहीं करता, बाकी इंस्टीट्यूट की फीस आपको और ज्यादा देखने को मिलती। आरोहण सबसे बड़ा रीजन है कि बाकी लोगों को भी फीस कम करनी पड़ रही है, नहीं तो फीस आपको और ऊपर देखने को मिलती है। अब आप कहोगे आरोहण में और, मतलब जहां कम है वहां कहोगे 0 कर दो, और जहां ज्यादा है वहां कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो आरोहण भैया सेल्फ फंडेड कंपनी है, यहाँ किसी से फंडिंग नहीं लिया गया, ना मुझे जरूरत है। जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना मत पढ़े, बहुत सिंपल सी बात है। कभी कोई प्रोपेगेंडा नहीं हुआ आरोहण पर, जिसको पढ़ना है आए, नहीं पढ़ना बिल्कुल मत आए, सिंसियर बच्चा ही आए, खत्म बात। टेस्ट सीरीज आप लोगों को जो शेड्यूल मैंने दिया था वो टाइम पर ही चलता रहेगा। 2 टेस्ट सीरीज में हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज और कोर्स दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, क्योंकि कोर्स और टेस्ट सीरीज बिल्कुल सेपरेट रखा गया, टीम भी अलग है, ठीक है। कोर्स अलग है, टेस्ट सीरीज अलग है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए। सब्जेक्ट मैं बता रहा था, जो रनिंग सब्जेक्ट अभी है, मेंटेनेंस कंप्लीट हो गया है, एक बार ये बोल देता हूं मैं, मेंटेनेंस कंप्लीट रनिंग था अभी। सेफ्टी कल कंप्लीट हो गया। सेफ्टी की पीडीएफ मैंने कंबाइन कर दी है, फैक्ट्री एक्ट वाली पीडीएफ अलग से है फोल्डर में। सेफ्टी के सारे लेक्चर की पीडीएफ कंबाइन है, बस फैक्ट्री एक्ट को अलग से रखा है क्योंकि वो पूरा पढ़ना नहीं है, इसलिए उसकी पीडीएफ अलग है। तो सेफ्टी कंप्लीट हो गया। हैंडलिंग एंड स्टोरेज, ये आज लेक्चर आज वाला भी ऐड कर दिया है, परसों तक खत्म हो जाएगा, ये भी परसों तक खत्म। इंस्ट्रूमेंटेशन भी 2-3 दिन में कंप्लीट हो रहा है, 9-10 लेक्चर इसके भी हो गए। थर्मो आज कंप्लीट होगा, थर्मो आज कंप्लीट हो जाएगा। ये लेटेस्ट लेक्चर जो नए हुए हैं वो सारे हैं। अभी कल से मैं शुरू करूंगा, एक आपका टॉपिक है ह्यूमन डिजीज एंड सैनिटेशन, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट ये सब तो पढ़ाया हुआ है मेरा ही, तो उन टॉपिक को दोबारा रिपीट ना करने की बजाय जो नए टॉपिक हैं जो एक बार भी नहीं हुए उनको पहले कर दूं ना। कोई बच्चा कह रहा दोबारा एनवायरनमेंट करा दीजिए, एनवायरनमेंट दोबारा भी कराऊंगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। और एनवायरनमेंट में भी एनर्जी के कुछ टॉपिक लास्ट में मिसलेनस नाम से फोल्डर है, कुछ बच्चे उसको मिस कर दे रहे हो। मिसलेनस नाम से एक फोल्डर है रिमेनिंग टॉपिक्स करके, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन, फ्यूल सेल, ये सब टॉपिक है, पर वो देख ही नहीं रहे। मैं बार बार कह रहा हूं एनवायरनमेंट पूरा देख लो। एनर्जी का एक चैप्टर बना हुआ है, पर एनर्जी के कुछ टॉपिक मिसलेनस में भी हैं, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रोजन, फ्यूल सेल, ये सब। तो फिर एग्जाम के बाद कहोगे ये नहीं मिला। मिसलेनस का भी टॉपिक एनर्जी के बाद पड़ा हुआ है, उसमें भी एनर्जी के टॉपिक हैं, मिक्स टॉपिक हैं। तो ह्यूमन डिजीज सैनिटेशन कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका, मैं कराऊंगा इसको, नोट्स भी पीडीएफ मैं दूंगा और क्लास भी मुझे कराना है इसका, ठीक है। तो ये सब तो लाइव में जो अभी लेटेस्ट हो रहा है वो बता रहा हूं मैं। 18 तारीख को बैच शुरू, 18-19 से, इतना तो लाइव में 10 दिन में हो गया। तो अगर मुझे ये क्लेम करना हो कि आरोहण पहले करा देगा तो सबसे पहले तो हम ही खत्म करेंगे सिलेबस, पर पॉइंट ये है हमारे कंप्लीट कराने से नहीं, स्टूडेंट कवर कर पाए, तो टाइम उतना मिलना जरूरी है। और फिर बार बार एक ही चीज बच्चे पूछ रहे हैं, एथिक्स जो पढ़ाया है कंप्लीट है, आईसीटी ऑलरेडी कंप्लीट है, थ्योरी लेक्चर दोनों, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्लीट है, थ्योरी लेक्चर दोनों। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फोल्डर में लास्ट में 4 लेक्चर पड़े हैं, ये जनरल मैनेजमेंट के टॉपिक हैं,
कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, इसलिए मैंने ऐड किया है। CSIR के सिलेबस में जनरल मैनेजमेंट का टॉपिक था, मैंने पढ़ाया था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 16 लेक्चर के बाद 4 लेक्चर जनरल मैनेजमेंट के मैंने इसमें दिए हुए हैं, वहां से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो एथिक्स, ICT, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके अलावा आपका स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी। मटेरियल साइंस में 2 पार्ट हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, एक मैकेनिकल वाला। ज्यादा क्वेश्चन संभावना है मैकेनिकल साइड से, हैं दोनों, ठीक है। तो ये सब IPR, ये सब टॉपिक तो ऑलरेडी कंप्लीट हैं। IPR में भी 30 पेज की PDF जो है वो मतलब की है, उसमें पेटेंट एक्ट वगैरह की PDF मतलब की नहीं है, सिर्फ लेक्चर में जितना मतलब का है बस वो काम का है। पेटेंट एक्ट वगैरह की PDF नहीं पढ़नी है। IPR की एक PDF है 30 पेज की, वो मतलब की है, और क्वेश्चंस कराए हैं मैंने 90-100 के आसपास क्वेश्चन कराए हैं, वो मतलब का है, ठीक है। पेटेंट एक्ट वगैरह की PDF नहीं पढ़नी, लेक्चर में जितना बताया बस उतना मतलब का है पेटेंट एक्ट में। और यहाँ IPR में सेक्शन के नंबर वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, पेटेंट वाले एग्जाम में जरूरी था, यहाँ पर सेक्शन के नंबर याद नहीं करने, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट तो ऑलरेडी कंप्लीट है, पूरा। इकोलॉजी एनवायरनमेंट पूरा रेडी है। एनवायरनमेंट में बच्चे कह रहे हैं कि सर नोट्स जो हैं कोई एक कॉपी और डाल दीजिए, हैंड राइटिंग थोड़ी और बेटर। एक कॉपी में आज और ऐड करा दूंगा, इसमें जो प्रिंट अच्छा लगे वो निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एक कॉपी और ऐड कर देंगे। तो ये सब सब्जेक्ट तो ऑलरेडी कंप्लीट है आरोहण पर। अभी आप इसमें एनर्जी कन्वर्जन अभी मत करना, अभी उसको मुझे लेक्चर ऐड कराने हैं। एनर्जी कन्वर्जन अभी मत करना, प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन अभी मत करना, ये दोनों भी मत करना, बाकी सब्जेक्ट कई सारे हैं। फिर एक टॉपिक आपका इसमें इन्वायरमेंट हो गया, ICT भी है, हाँ। तो उतने लाइव में खत्म हो रहे हैं, इतने आपके ऑलरेडी कंप्लीट हैं, A to Z सब कंप्लीट है। तो हमारे एंड से तो काफी कंटेंट है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, पढ़ो मेहनत से, टाइम मत खराब करो, पढ़ने पर समय लगाओ, टाइम मत वेस्ट करिए। टाइम ही असली गेम है यहाँ पर, जब तक एग्जाम की डेट नहीं क्लियर हो रही है। और टेस्ट सीरीज पैरेलली आपकी जो शेड्यूल दे रखा है मैंने, वो अपने टाइम पे चलती जा रही है, ठीक है। अब क्या दिक्कत है वो मुझे बताओ। पर स्पून फीडिंग, ये जो कोचिंग ने पैरालाइज कर रखा है, उस चीज से निकलो। 100% कोचिंग पे डिपेंड हो जाओ, वो बिल्कुल सही नहीं है। कोचिंग सब कुछ करा भी देगा तो भी आपका माइंड जो है ना वो उसी तरह से फिर बन चुका है, क्वेश्चन थोड़ा भी दाएं बाएं हुआ दिमाग लगाओगे ही नहीं। स्पून फीडिंग बिल्कुल मत डिपेंड होइए, हर चीज के लिए डिपेंड मत होइए। अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूं ज्यादा चीजें करा दूं, पर आप बिल्कुल पैरालाइज हो जाओ खुद। मैं हिंदी भी नहीं पढ़ूंगा 2 लाइन। अब एक बच्चे ने कल कहा सेफ्टी में आपने PDF सारी दे दी, 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा कहीं कहीं आपने लिखे हैं, उसकी भी PDF दे दीजिए। तो ये क्या दर्शाता है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो कि मजाक चल रहा है। ये 3 लाइन अगर मैंने कहीं लिखी है, पढ़ाते पढ़ाते कुछ दिमाग में आया, तो पहले भाग के उसकी PDF बना के लाऊं मैं। आप क्लास के साथ नोट नहीं कर सकते। ये स्टूडेंट का लेवल हो चुका है, और कोचिंग और यूट्यूब बहुत बड़ा जिम्मेदार है इसके लिए। लोगों ने डिपेंड कर दिया है बच्चे को पूरा अपने ऊपर, और वो उनका बिजनेस मॉडल है। डिपेंड रहेंगे, पैरालाइज हो जाएंगे तो ज्यादा पैसा पे करेंगे हर चीज के लिए। अगर हिंदी का एक मॉड्यूल निकाल दिया जाए तो भी लोग एडमिशन लेना शुरू कर देंगे। हिंदी भी नहीं कर पा रहे हैं, और यूपी के हैं रहने वाले, हिंदी पूरी जिंदगी बोल रहे हैं, पढ़े हैं, और हिंदी भी नहीं तैयार कर पाएंगे। ये हालत है। 10 साल पहले, 15 साल पहले कोचिंग का ये ट्रेंड कम से कम स्पून फीडिंग वाला नहीं था। अपने आप से लोग दिमाग लगाते थे, अपने आप से भी कुछ चीजें एक्सप्लोर कर लेते थे। अब मुझे बताओ, IPR की PDF मैंने दी, उसमें ज्योग्राफिकल इनोवेशन इंडेक्स 2023 का डाटा है, लास्ट ईयर का डाटा उसमें लिखा हुआ है। तो क्या कोई पढ़ते हुए, मैं 3 बार लिखा भी चुका हूं क्लास में, चैट बॉक्स में मैसेज भी कर चुका हूं, अपडेट भी करा चुका हूं, पर जब पेपर होगा ना, फिर कोई कहीं से कोई कमेंट करेगा, अरे सर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 का आया था और आपकी PDF में 23 का लिखा था, मैं गलत कराया, 24 का आपने लिखवाया नहीं था। तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं या तुम्हारी जिम्मेदारी थी PDF पढ़ते समय ये अपडेट कर लेते? पूरी 30 पेज की PDF में टीचर 99.9% काम कर रहा है, क्या पढ़ते पढ़ते 2024 नहीं चेक कर सकते थे? इसको क्या कहा जाए? और हमेशा ऐसे मैसेज आते हैं 2-4, सर 2023 का दिसंबर का डाटा लिखा था, मैं आपके पिछले पुराने नोट्स पढ़ रहा था, 2024 का पूछा था एग्जाम में, तो ये अपडेट करना मेरी जिम्मेदारी थी। जब मैं, अब करंट अफेयर जैसे मैंने पढ़ाया, करंट अफेयर देखोगे तो करंट अफेयर नवंबर 24 तक का हो चुका है, ये अपडेशन इसमें ही मिल जाएंगे। 2-2, 3-3 सब्जेक्ट में मैं रिपीट करता हूं कि चलो इसमें नहीं पढ़ेगा तो इसमें पढ़ लेगा, या इसमें पढ़ लेगा, इंटरलिंक करके पढ़ाता हूं मैं चीजों को, बार बार रिपीट करता हूं। तो ये सब अपडेशन, जैसे नवंबर में करंट अफेयर हुआ तो यहाँ के कुछ अपडेशन नवंबर में करंट अफेयर में करा दिए, एनवायरमेंट के अपडेशन करा दिए। अब एनवायरमेंट पढ़ रहा है कोई, अब एनवायरमेंट लास्ट ईयर पढ़ाया है मैंने, सब पढ़ा दिया। टाइगर रिजर्व की संख्या उस समय जितनी थी वो लिखवा दी। अब अगर इस साल में 2-3 नए टाइगर रिजर्व बढ़े हैं
तो हम 2-3 नाम नहीं ऐड कर सकते? UNFCCC की क्लाइमेट चेंज की मीटिंग 2023 की लिखी है, तो 2024 वाली हम नहीं लिख पाएंगे कि बाकू में मीटिंग हुई है अजरबैजान में? करंट अफेयर में करा भी रखा है अपडेट, पर कॉपी पढ़ते समय ये तो ऐड कर सकते हैं यार। किसी को भी समझ आ रहा है कि सर ने 23 में लिखवाया, 24 का डाटा देख लूं एक बार, एक लाइन केवल गूगल पे देखनी है। गूगल पे गाना ढूंढ लोगे, मूवी ढूंढ लोगे, सोशल मीडिया में सारे 10 साल पुराने लोगों को ढूंढ लोगे, ये नहीं ढूंढ पा रहे हो गूगल पे यार आप। फिर कह रहे हो तैयारी कर रहा हूं मैं, कंपटीशन तैयारी हो रही है, फिर 50 कोचिंग का मटेरियल ढूंढोगे, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। पढ़ लो, सब छोड़ के पढ़ लो अगर सिलेक्शन चाहिए, नहीं तो भीड़ का हिस्सा बनोगे, बार बार फीस देते रहोगे, कोचिंग को अमीर बनाते रहोगे, और कोचिंग वाले अपनी गाड़ियां और बंगले बड़े करते रहेंगे, यही करते रहोगे, और फिर बाद में क्रिटिसाइज करोगे कोचिंग को कि वो इतने रिच हो गए, उन्होंने ये गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, तुम ही तो दिए थे पैसा, और कहां से हो गए? कोचिंग वाला घर पे थोड़ी मांगने गया था। पढ़ाई करो, सब प्रोपेगेंडा छोड़ के पढ़ लो। अब किसी का कोई सवाल है तो वीडियो में यही पूछ ले, बार बार कमेंट करके चैट बॉक्स पे मैसेज करके डिस्टर्ब मत किया करिए। इतनी क्वेरी आती है जिसमें 80% फालतू आती हैं, फिर पूरे ग्रुप को डिस्टर्ब करते हैं। जो पूछना है यहां पूछ लो, अभी जिसका जो भी डाउट हो। अब मैं मान लो कंटेंट पे काम कर रहा हूं, फिर एक क्वेरी आएगी, लगता है कोई जेन्युइन ना हो, फिर डिस्टर्ब करते हैं। जो पूछना है एक बार पूछ ली, 4-4 वीडियो बना के बता चुका हूं कैसे क्या करना है। पर दिक्कत मेरे एंड से नहीं है, दिक्कत क्या है, यूट्यूब पे कुछ देखेंगे फिर बताएंगे, अब वो ये कह रहे हैं तो आप बताइए क्या करना है, क्या है बोल रहे हैं तो उनसे पूछो। ईएससी वाले में मरूफ ऑलरेडी सब कंप्लीट है चीजें, फोल्डर देख तो लो, ईएससी में सब कंप्लीट है। करंट अफेयर अपडेट होगा, अब जून में एग्जाम है, अप्रैल तक का आएगा, तो ईएससी में करंट, मैथमेटिक्स भी इतना ऐड करा दिया है मैंने उसमें, मैथमेटिक्स में फोरियर करा दिया, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, तीनों ऐड करा दिए हैं। सेफ्टी रह गया था आपका, वो कंप्लीट हो गया। बाकी तो मैं ईएस का सिलेबस पूरा कंप्लीट है। एक एक 2-2 लेक्चर कहीं ऐड करने होंगे तो वो मैं अपने आप जोड़ दूंगा। मान लो एथिक्स में कोई एक जोड़ना होगा या करंट अफेयर ऐड होगा, वो मैं अपने आप ऐड कर दूंगा। बाकी वो 90% से ऊपर काम खत्म है वहां पर, वहां आप कंप्लीट करिए उसको बस। नए लेक्चर वगैरह भी काफी ऐड हुए हैं उसमें, मैथमेटिक्स में कुछ कमी थी वो सब ऐड हो गया है। मैथ्स में भी फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म तीनों ऐड कराया है, लैप्लास भी कराया है फिर से। सेफ्टी रह गया था वो पूरा हो गया है। कोई और क्वेश्चन किसी का? नोट्स वगैरह सब डाउनलोड हो जाते हैं आरोहन पर। स्टेप्स क्या है डाउनलोड करने के, कई बार ग्रुप पे डाला है, अभी एक ब्रॉडकास्ट मैसेज में डाल दूंगा फिर से, पीडीएफ डाउनलोड कैसे होती है वो देख लेना। लेक्चर लैपटॉप पे भी चलते हैं, डेस्कटॉप पे भी, सब पे चलते हैं। दूसरी बात है, कितनी बार देख सकते हैं, कितनी बार भी वीडियो देख सकते हैं, कई सवाल तो यही पूछ रहे हो बार बार। अनलिमिटेड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, ये कोई नासा का डाटा नहीं है कि 4 बार देख लोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी मुझे। अरे भाई कंटेंट आजकल सब जगह सब अवेलेबल है, तो ये कोई इतना मेरे लिए कॉन्फिडेंशियल डाटा नहीं है कि ये लेक्चर कोई 5 बार देख लेगा तो कोई दिक्कत होगी। 10 बार देखो भाई, रोड पर फालतू में घूमने की बजाय पढ़ रहे हो, सोसाइटी पे यही एहसान कर रहे हो तुम मेरे लिए। तो रोड पे घूमने की बजाय कोई बच्चा पढ़ने को कह रहा है, पढ़ रहा है, यही बहुत बड़ी चीज है। फीस वीस तो किनारे कर दो, तो कोई पढ़ना चाह रहा है वही बड़ी बात है मेरे लिए। तो 10 बार भी कोई वीडियो देख ले, कोई बुराई नहीं है इसमें। 3 सब्जेक्ट यूट्यूब पे भी डाल दिए, एनवायरमेंट, सेफ्टी, आईपीआर, ये यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में। ये तो बिल्कुल लग रहा है नासा का हाईली न्यूक्लियर प्रोग्राम का कॉन्फिडेंशियल डाटा है, किसी कंपनी का, अमेरिका का, कि 2 बार देखोगे बस, फिर ये क्लिक नहीं कर सकते, ये डाउनलोड नहीं कर सकते। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन आरोहन पे लगाई नहीं मैंने, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जिसको अपने पे डाउट हो, कंटेंट अपडेट ना कर पाए, उसको ये डर हो, मुझे कोई डर नहीं है। नेक्स्ट बैच पढ़ाऊंगा, कंटेंट फिर अपडेटेड मिलेगा। हर बैच में अपडेशन करके चलता हूं मैं, क्योंकि जो टीचर को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, टीचर कंटेंट कोई बांध थोड़ी सकता है। जिसको पढ़ने में मजा आएगा उसको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट फिर अपडेट होगा, नई चीजें ऐड होंगी, इसमें क्या परेशानी है। हिस्ट्री जी श्रीवास्तव कह रहे हैं बढ़िया समझ आ रहा है, गुड। हिस्ट्री बढ़िया समझ आ रहा है तो व्हाट्सएप वाला ज्ञान तुम्हारा खराब हो जाएगा। कई सारी चीजें यूट्यूब जो व्हाट्सएप पे पढ़े हो, वो वाली यूनिवर्सिटी का डाटा गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो इतना ही रखें, पढ़ाई करो मेहनत से बस। सबसे बड़ा जो एडवांटेज आरोहन का है, पहले शुरू करना, उसका बेनिफिट लो और ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करो चीजें। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।